राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज फिर हम हरियाणा की मुख्य खबरों के ऊपर। तो हरियाणा में उम्मीदवारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेके इलेक्शन कमीशन सख्त होता जा रहा है। उन्होंने जिलों के जो डीसी हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है। पीएसओ। तो अब बात करते हैं हरियाणा के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों पर हो रहे हमले को लेकर इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है। आयोग ने हमले वाले जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट में उन्हें यह बताना है कि हमलावर कौन थे और अब तक उन पर क्या कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आयोग की ओर से अब प्रत्याशियों को पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिस पीएसओ देने का फैसला किया है। इसे लेकर आयोग ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुघ्न कपूर को आदेश भी दे दिए हैं। यह देखते हुए किसको कितने पीएसओ मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर राज्य चुनाव आयोग के राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों को पीएसओ देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ अनुराग अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों को 2 पीएसओ दिए जाएंगे, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को 1 पीएसओ दिया जाएगा। तो ये थी इलेक्शन कमीशन की खबर। आपको पता ही है काफ़ी जगह पे जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर हमला हो चुका है, नैना चौटाला पे, अशोक तंवर पे और जो रोहतक के उम्मीदवार हैं। बात करते हैं दिल्ली शराब नीति आयोग में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। ईडी के वकील ने जस्टिस सवरणकांत शर्मा से कहा कि मामले की अगली चार्जशीट में हम ये करेंगे कि निर्देशालय में मंगलवार 24 को दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई सिर्फ लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ट्रायल के दौरान उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहे। सिसोदिया की 8 मई को हुई पिछली सुनवाई में ईडी और सीबीआई के वकीलों ने जस्टिस सवरणकांत शर्मा से कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। 3 मई की सुनवाई में कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में 1 बार मिलने की परमिशन दी थी और अब सिसोदिया को वो जमानत मिल चुकी थी। उसके साथ साथ उन्होंने अब आम आदमी पार्टी अब तक तो महंगाई से हर कोई परेशान रहा ही है। तो अब बात करते हैं थोड़ी ही महंगाई के ऊपर भी। थोक महंगाई पर 13 महीने के टॉप पर है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई, साबुन तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़े। खासकर थोक महंगाई की बात करें तो मार्च 2024 में 4.65% थी और अप्रैल 2024 में यही 5.52% हो गई। खाद्य महंगाई दर डेली यूज का सामान 4.51% था और यही अब डेली सामान बढ़ के 5.01% महंगाई दर हो गई। अप्रैल के महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.2% हो गई। यह महंगाई का 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% बढ़ी थी। खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इससे 1 महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% रही थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई 0.20% और जनवरी में 0.27% रही। अप्रैल में खाद्य दर महंगाई बढ़ी है। तो इसके साथ साथ पिछले साल से पिछले 13 महीनों में ये सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर रहा है अप्रैल का। और बात करें तो इन 10 सालों में महंगाई बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। जो गरीब इंसान है उसके लिए अपना खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी महंगाई को लेकर खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, बीजेपी की उम्मीदवार
अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इसके साथ साथ कंगना ने दायर शपथ पत्र में बताया कि उनके पास चल अचल टोटल संपत्ति 91.65 करोड़ रुपए है। कंगना रनौत संपत्ति के मामले में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को खूब टक्कर दे रही है। अगर वहीं विक्रमादित्य सिंह की संपत्ति की बात करें तो 96 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जबकि उनके हिंदू फैमिली संपत्ति को मिलाया जाए तो 100 करोड़ 51 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं कंगना रनौत महंगी गाड़ियों के साथ साथ सोने चांदी के आभूषणों की भी शौकीन है। कंगना रनौत के पास 3 गाड़ियां और 1 स्कूटर है। वहीं कंगना रनौत पर अलग अलग अदालतों में 8 केस भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये था कंगना रनौत का जो नामांकन भरा और उसमें जो नामांकन में शपथ पत्र में जो अपनी चल अचल संपत्ति दिखाई गई है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। करते हैं रोहतक के नए बस स्टैंड के सामने दुकानों के पीछे एक नवजात बच्चा मृत अवस्था में मिला। बच्चे का शव कपड़े में लिपटा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अभी तक बच्चे की पहचान भी नहीं हो पाई है। पहचान के लिए पुलिस प्रयास में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना के एसएचओ जगबीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि नया बस स्टैंड के सामने दुकानों के पीछे एक नवजात बच्चे का शव पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसने नवजात बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। वहीं बच्चे के शव को यहां फेंकने वाले अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो ये था दोस्तों रोहतक का मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं 2 इंटरनेशनल मैन खबरों की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन मोहम्मद ने कहा कि भारत के बिना उनके देश में विकास संभव नहीं है। आपको बताते चले, जो बांग्लादेश में भारत का जो बाइकॉट इंडिया कैंपेन चल रहा था वो फेल हो गया है। वहीं के विदेश मंत्री हसन मोहम्मद ने कहा कि भारत के बिना देश का विकास संभव नहीं है। भारत के साथ बांग्लादेश 3 तरफ से कई हजार किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऐसे में अच्छे संबंध बनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दरअसल मोहम्मद सोमवार को बांग्लादेश में विपक्ष की तरफ से चलाए गए बाइकॉट इंडिया कैंपेन से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी की तरफ से चलाए गए इस अभियान का मकसद देश में अस्थिरता पैदा करना था। वे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते थे। तो अब बात करते हैं घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए चलाया रहा था कैंपेन। मोहम्मद ने अभियान को पूरी तरह से फ्लॉप बताते हुए कहा कि अगर बीएनपी द्वारा ऐसा कोई अभियान चलाएगी तो वो पूरी तरह से अलग थलग हो जाएंगी। लोग इस एजेंडे को फिर से अस्वीकार कर देंगे। तो ये था इंडिया बाइकॉट का जो वहाँ पे कैंपेन चलाया जा रहा था बांग्लादेश में, वो पूरी तरह से विफल हो गया है। अब इसकी पूरी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बताता चलूँ कब ये शुरू हुआ था और कब जाके ये ख़त्म हुआ है। तो 17 जनवरी 2024 को सोशल मीडिया के जरिए ये कैंपेन शुरू हुआ था। आम चुनाव के दौरान कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप ने कैंपेन को दोबारा स्टार्ट किया। इंडियन ब्रांड्स और सर्विसेज के बाइकॉट की अपील की गई। इस कैंपेन के दौरान बांग्लादेश की 12 पॉलिटिक्स पार्टीज ने कैंपेन को सपोर्ट किया था। बांग्लादेश जातीय दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी इसमें शामिल थी। ढाका में 24 फरवरी को पॉलिटिक्स पार्टीज ने सपोर्ट में रैली भी की थी। अब जाके ये जो कैंपेन थी इंडिया बाइकॉट कैंपेन वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश समझ चुका है कि भारत के बिना वो अपना वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, बांग्लादेश नहीं चल पाएगा। तो अब चलते हैं दूसरी खबर। आर्थिक संकट और आईएमएफ की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान
अपनी सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला ले चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मीटिंग में मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, सरकार का काम बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल देना है। शरीफ ने कहा कि सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे मुनाफा कमा रही हो या नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सिर्फ उन कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक रूप से अहम है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील की कि वो प्रतिक्रिया को आसान बनाने में प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सहयोग करें। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल 88 सरकारी कंपनियां हैं। तो अब सरकारी कंपनियों को भी पाकिस्तान बेचने वाला है। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि IMF से इतना लोन ले चुका है, जो पाकिस्तान को अपनी जो सरकारी कंपनियां थी उनको बेचने के लिए मजबूर हो चुका है। तो अब बात करते हैं IMF को पाकिस्तान के दिए गए बेल आउट पैकेज। बताता चलूँ, जुलाई 2023 में 10,000 करोड़ रुपए IMF ने बेल आउट पैकेज के रूप में पाकिस्तान को दिए। जनवरी 2024 में 5,844 करोड़ रुपए पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में दिए। अप्रैल 2024 में 9,183 करोड़ रुपए पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में दिए गए IMF द्वारा। तो दोस्तों, ये थी मामला। आप सबको कैसे लगी? अगर ये खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।